देखेंगे आरबीटी का यानी रेलवे ब्रिज और टनल का क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आएंगे, जो हुआ है वो कैसा हुआ है, सब कुछ देख लेते हैं। पेपर भी कैसा बनेगा वो भी आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन है तो जनरल देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक जो पेपर है आपका वो 2020-21 का पेपर है, ठीक है ना, जो हो चुका है। और उसमें देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। क्योंकि पहले होता क्या था कि रेलवे, हाईवे और ब्रिज एक में होता था और उसके बाद एयरपोर्ट, टनल और हार्बर एक में होता था। तो इसलिए पेपर इसके बहुत सारे नहीं मिलेंगे आपको मॉडल पेपर में, एक ही हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में मॉडल में मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल पेपर है वो अभी तक एक ही हुआ है, तो एक ही आपको ये मिलेगा, ठीक है, जिसमें रेलवे, ब्रिज और टनल साथ साथ में हो। सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ ना, तब से पेपर एक ही हुआ है ऐसा रिटर्न वाला। तो अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कहानी है इसकी एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन रेलवे से पूछा गया है, इसमें बोला गया है हम लोग को, क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा कि भारत, पहले देखिए क्वेश्चन वगैरह तो समझ ही गए कि कितने नंबर का है, क्या पूछा है, 2.5 घंटे का समय है। समय कितना है, 2.5 घंटे। और क्वेश्चन कितने नंबर आपके, 50 नंबर के पूछे गए, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि भारतीय रेलवे के विभिन्न गेज के प्रकार लिखें और उनकी चौड़ाई दिखाते हुए चित्र खींचें, यही तो है। तो विभिन्न गेज के प्रकार, क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े हैं, क्या ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं आप लोग? तो एक चीज जान लीजिएगा, यहाँ पे कुछ लोग ये देख के परेशान है पुराना पेपर के सर ये हमको नहीं आ रहा है। जब आप वो पेपर देख रहे हैं जो पहले के पेपर है तो कहां से आएगा, उसमें मॉडल देखिए जिसमें ये हो तो आएगा। और जितना आप लोग के सिलेबस में कंटेंट है ना वो पूरा पढ़ाया गया। जैसे चलिए अभी देखेंगे, जो लोग कोर्स लिए थे, जिन्होंने पढ़ा था, इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आपको न पढ़ाया गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा सर ये वाला नहीं पढ़ाया गया है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। भारतीय रेलवे के विभिन्न गेज के प्रकार एवं उनकी चौड़ाई दिखाते हुए चित्र खींचे। तो अब या तो आपके पास दो रास्ता है, तीनों का चौड़ाई, तीनों का सब कुछ दिखाइए, जो कि अच्छा नहीं है। आप एक क्रॉस सेक्शन दिखा दीजिए और तीनों की साइज लिख दीजिए अलग अलग कि हाँ ऐसा रेलवे दिखता है, और अलग अलग गेज होती है। गेज क्या होता है, जब जानते हैं आपकी रेल की जो दो पटरियां होती हैं उनके अंदर से अंदर की जो दूरी होती है वो गेज कहलाती है, गेज डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। गेज मतलब रेल की जो पटरियां हैं, मैं अभी बताता चलूंगा कि पेपर में कहां गड़बड़ी और क्या। और ये पीडीएफ चाहिए तो सिविल टेक सोल्यूशन के एंड्रॉइड ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। तो अब एक चीज जान लीजिएगा, यहाँ पे इस टाइप से आपका अगर मान लीजिए एक रेलवे इस टाइप से पटरी है, ये तो कसी जाएगी स्लीपर वगैरह पे, ये रेलवे की पटरी है, ठीक है। और एक और रेलवे की पटरी यहाँ पे है, एक और रेलवे की पटरी यहाँ पे है मान लीजिए, और रेलगाड़ी इन्हीं की पर चलती है। तो ये जो अंदर से अंदर की डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक ये अंदर अंदर वाले डिस्टेंस, इसी को गेज डिस्टेंस कहते हैं, गेज दूरी। तो रेल जितनी चौड़ी गेज बनाई जाती है उसको, उस चौड़ाई को बताना रहता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं गेज डिस्टेंस। तो देखिए भारतीय रेलवे के विभिन्न गेज पहले तो, और उनकी चौड़ाई दिखाते हुए चित्र खींचे। सबसे पहले चित्र खींच दिया गया। चित्र में देखिए यहाँ पे सबसे पहले जमीन है, जीएल है, जीएल के ऊपर भराव किया गया है। रेलवे को हमेशा बाढ़ तल से ऊपर बनाया जाता है ताकि क्या हो, बरसात के समय में पटरी डूबे ना, ठीक है। तो भराव किया गया, भराव क्यों, अच्छा भराव किसका, मिट्टी वगैरह का, ठीक है। अब फॉर्मेशन लेवल बना, उसके ऊपर गिट्टी का भराव, गिट्टी मतलब बैलास्ट, जो रेलवे में बड़ी बड़ी गिट्टियां होती हैं उनको बैलास्ट बोलते हैं, बैलास्ट का भराव किया गया। उसके बाद यहाँ पे स्लीपर लगाया गया, स्लीपर लंबाई दिख रही है स्लीपर की, और स्लीपर की लंबाई के ऊपर देखिए एक रेल यहाँ पे है, एक रेल यहाँ पे है, ये पूरी रेल ऐसे गई है, ऐसी ये दोनों रेल ऐसे गई हैं, रेल यहाँ लगी। देखिए रेल के अंदर से अंदर की दूरी को लिखा भी गया है, छोटा सा गेज अगर आपको दिख रहा हो तो ये गेज होता है, ठीक है। अब कई बार पतली रेलें भी चलाई जाती हैं, चौड़ी रेलें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई सबसे पहले तो उसने ब्रॉड गेज यानी बीजी, ब्रॉड गेज का मतलब उसकी जो इनर जो डिस्टेंस दोनों पटरियों के बीच में 1676 मिलीमीटर रखा गया, ठीक है ना, 1676 मिलीमीटर रखा गया। अब देखिए यहाँ पे 3 गेज होती हैं, 3 गेज भारत में, 3 गेज प्रचलित हैं, प्रचलित का मतलब ज्यादा चलती हैं, हालांकि एक उससे भी छोटी गेज लाइट गेज होती है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो एक सबसे पहले बड़ी गेज है या मानक गेज जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड गेज। इसकी साइज कितनी होती है, तो यहाँ पे शायद वो चीज दिखाई नहीं गई है, यहाँ पे लिखा गया जी, बड़ी लाइन 1676 1.676 मीटर का है, या इसको 1676 मिलीमीटर का है। मिलीमीटर में क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा का ध्यान रखना पड़ता है। मीटर में मोटी मोटी चीजों को दिखाना चाहिए, जबकि मिलीमीटर में दिखाया जाता है जब बारीकियां दिखानी होती हैं, ठीक है। तो 1676 मिलीमीटर रखा जाता है। छोटी लाइन जो होती है उसको 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर रखते हैं उसकी चौड़ाई। जो एक देखिए छोटी मतलब इनके बीच की दूरी को कम रखा जाता है। तो सरकार देखिए चौड़े चौड़े जब गेज बना रही थी तो कई जगहों पर यह हुआ कि खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा लाइन दौड़ाना है तो मीटर गेज दौड़ा दो,
लेकिन एक नुकसान है कि कोई रेल अगर ब्रॉड गेज पर जा रही है तो मीटर गेज पर तो वो चल नहीं पाएगी, तो उसके लिए अलग ट्रैक बनता है। ठीक है, तो ट्रैक्स अब ऐसी जगहों पे जहां पे उतना ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर छोटी गेज बनती है। छोटी गेज या जो मीटर गेज है, या उससे भी एक छोटी होती है जिसको संकरी गेज बोलते हैं, नैरो गेज। ठीक है ना, तो तीन होते हैं, एक होता है 1676 मिलीमीटर चौड़ाई का, एक बीच वाला जो होता है वो होता है आपका बीच वाला कहें या मीटर गेज बोले क्योंकि वो 1 मीटर का ही होता है, और एक सबसे संकरी होती है जिसको बोलते हैं आपका नैरो गेज या संकीर्ण गेज, उस 762 मिलीमीटर की होती है। 762 मिलीमीटर यानी 0.762 मीटर की होती है। ये तीन प्रचलित हैं। अब कुछ कंपनियां अपना माल वाल ढोने के लिए बहुत पतली गेज बनाती हैं, लगभग 0.610 मीटर यानी 610 मिलीमीटर का, तो वो भी गेज प्रचलित में नहीं कहा जाएगा। ये तीन तो प्रचलित है, लेकिन ये जो सबसे छोटी वाली होती है वो कंपनियां, जैसे किसी कंपनी का सामान इधर उधर आना जाना तो वो अपने लिए कोई गेज बनवा लिया कि हाँ हमारा माल इसी ट्रैक से आएगा जाएगा, तो उसके लिए बनाया गया वो स्पेशल गेज होता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग लाइट गेज। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, वही चीज जो मैं बोला हूं वही चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ड्राइंग भी बन गई और सारे गेज के माप भी आपने समझ लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, दो ही करने हैं, पहले में 3 पार्ट रहेंगे, 2 करने हैं। रेल जोड़ से क्या तात्पर्य है, सचित्र उल्लेख करें। अब देखिए उल्लेख का मतलब क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करवाना चाहता है ये। रेल जोड़, रेल में जानते हैं कि एक स्लीपर जो होता है, एक जो पटरी होती है वो 13 मीटर की बनती है, लगभग 12.89 मीटर की। तो एक पटरी पर तो ट्रेन चलेगी नहीं, पटरियों को आपस में जोड़ जोड़ के बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा, तो एक पटरी को दूसरे पटरी से जोड़ने की जो व्यवस्था होती है उसी को रेल जोड़ कहते हैं। ठीक है, अब रेल जोड़ जो जब एक रेल दूसरे रेल से जुड़ती है तो जोड़ने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे फिश प्लेट है, फिश बोल्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है थोड़ा आपने पढ़ा होगा, थोड़ा मैं बताऊंगा। दोनों रेलों को ऐसे रखा जाता है, मान लीजिए एक रेल इधर से आई ऐसे, एक रेल ऐसे इधर से आई, एक रेल इधर से ऐसे आई, दोनों के बीच में ऐसे एक प्लेट लगाई गई और इनके दोनों तरफ ऐसे बोल्ट लगा दिए गए। तो इस प्लेट को जो वेब में जाके फंसती है रेलों के, उसको फिश प्लेट, और इन बोल्ट को फिश बोल्ट बोला जाता है। इनको लगा के जोड़ा जाता है। इनके बजाय वेल्डिंग वगैरह भी की जा सकती है, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित है, जिनसे पटरियां निकालने उकालने में आसानी रहती है। लेकिन जहां पे LWR या CWR की बात आती है, LWR का मतलब लॉन्ग वेल्डेड रेल या कंटिन्यूअस वेल्डेड रोल की बात आती है, तो वहां पे फिर वेल्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो अभी तो जोड़ के बारे में पढ़े। फिर लिखा है कि रेल पथ का सबसे कमजोर भाग इसके जोड़ होते हैं। जब गाड़ी का जो ट्रैक है ना, उसका सबसे कमजोर पार्ट उसके जोड़ होते हैं। तो जो जोड़ होते हैं उस पर सामर्थ्य जो रहती है 50%। कोई ट्रैक जितना सामर्थ्यवान है, जोड़ पर जाके उसकी सामर्थ्य आधी रह जाती है। ये चीज को समझना पड़ेगा आपको। इसलिए आवश्यक है कि जोड़ को बड़ी सावधानी से लगाया जाए। अब जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, कई आधारों पर बांटा गया जोड़ों को। पहला है लोकेशन के अनुसार, ठीक है ना। एक होता है आमने सामने अथवा समरेल जोड़, यानी स्क्वायर और इवन रेल ज्वाइंट, और एक होता है बिखरे या खंडित रेल जोड़, स्टैगर्ड और ब्रोकन ज्वाइंट। ये क्या है, तो ये आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए जब सीधी रेल चलती है ना, तो जोड़ देखिए, एक रेल आई, दूसरी यहीं पे खत्म, एक ही पर पड़ गए, फिर दोनों सामने सामने आमने सामने आमने सामने बढ़ते चले गए। सारे जोड़ जो है वो आमने सामने पड़ रहे हैं। लेकिन जब कर्व पर जाते हैं हम लोग, कर्व पर, तो देखिए एक रेल यहाँ पहुंच गई, बाहर वाली छोटी वाली यहाँ, तो अंदर वाली देखिए, क्योंकि डाया, देखो एक बात बताओ, जब एक डायमीटर पे दौड़ रहे हो तो जो बाहर रहता है वो लंबा दूरी तय करेगा, जो अंदर वाले उनका रेडियस कम होने से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये वाला जो रेल है ना, ये आमने सामने इनका नहीं पड़ता है। ये अक्सर क्या होते हैं, स्टैगर्ड हो जाते हैं। एक आगे चला गया तो फिर एक यहाँ आया, तो एक इसके सामने ये नहीं पड़ता है, अक्सर इसके सामने ये नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये इतना दूरी कवर कर लिया और इसके लिए इसी के लिए इतनी दूरी की जरूरत पड़ी, तो इसलिए ये आमने सामने नहीं पड़ते हैं। तो रेल को लोकेशन के अनुसार दो आधार पर बांटा गया, एक आमने सामने या सम रेल जोड़, एक बिखरे हुए या खंडित, एक स्टैगर्ड होता है और एक क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, दूसरा आधार के आधार पे, आधार का मतलब होता है कि कैसा सपोर्ट है उसका, उसके आधार पे इसको बांटा गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एक आधार तो ये बांटा गया कि भाई सामने सामने पड़ रहे हैं कि स्टैगर्ड हो जा रहा है, बिखर जा रहा है। एक है कि वो जोड़ सपोर्टेड है कि नहीं। अब उसका डायग्राम शायद यहाँ बना है कि नहीं, वो मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल बना है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं बना रहेगा तो मैं बना के कुछ डायग्राम्स दिखा दूंगा आप लोगों को। किसी का क्वेश्चन आया था
कि सर पॉइंटर क्रॉसिंग का डायग्राम बनाना बता दीजिए, भूल जाऊंगा इसलिए पहले बता दे रहा हूं। चलिए इसको अभी आएंगे। किसी का क्वेश्चन आया था कि सर पॉइंट क्रॉसिंग का डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, गलत हो जा रहा है, ठीक है। एक झटके से उसको समझ लीजिए पॉइंट क्रॉसिंग का डायग्राम कैसे बनाना है। देखो बंधु, एक सिंपल सा बात समझो, तुम बहुत रच के बनाओगे उतना समय इस एग्जाम में, ड्राइंग का पेपर नहीं है। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, मैं बता दे रहा हूं आपको। आप सबसे पहले यहां पे जाइए, एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा, सीधे, ये क्या हो गया, एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा, खींच दिए, सिंपल एक सीधी लाइन ऊपर। ट्रेन इस पर से जा रही होगी, कैसे जाएगी, दोनों तरफ रहेगा तब ना, एक पटरी है। दूसरी पटरी आप इधर घुमा दीजिएगा। अब कहेंगे सर ये क्या किए आप, मैं बताता हूं क्या किए। अब एक समझिएगा जरा बात को, एक तो सीधा चला गया यहाँ पे, दूसरा वाला इसके साथ में ऐसे मोड़ दिए हम लोग, और एक आएगा जो इसके साथ में वो सीधा निकल जाएगा। कहेंगे सर ये क्या किए, देखिए मैंने आपके सामने बनाया है, ऐसे ही मैं बनाता, सिंपल सी बात है। आप देख लीजिए डायग्राम को ताकि आप आसानी से बना पाए। अब बताइए ये होगा क्या, आप समझिए। ट्रैक अगर ये अभी गैप ऐसा बता रहा, अगर मैं, समझिए बात को, यहां पे एक स्टॉक रेल लगी रहेगी, मैं आपको दोनों बना ही के पूरा दिखा देता हूं। यहां पर एक रेल लगी रहती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्विच, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे, इसके साथ एक कनेक्टेड रहती है, इसको बोलते हैं स्विच रेल। यहां पे ये क्या करता है, या तो उससे चिपक जाएगा या तो इससे चिपक जाएगा। आप देखिए होता क्या है उससे, अगर मान लीजिए मैं इसको इधर से इस पर चिपका दूं, इस वाले पर चिपका दूं, इधर वाले पे, तो ट्रैक क्या होगा, रेलगाड़ी, ये अच्छा ये है कि ये कटे होते हैं, ये ऐसे जीभ की तरह कटे होते हैं। मैं अब ऐसे अगर इनको बना के दिखाऊं आपको, तो ये कुछ ऐसे जा करके इनके साथ में ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और ये वाली यहाँ पे कटी होती है, ये वाली जो होती है वो ऐसे कटी होती है, यहाँ पे ऐसे कटी होती है। तो आप इसको समझिएगा जरा जाके, जब ये इसमें जाके चिपकेगा, चलिए पूरा ही कर लेते हैं, असल में एक ही कलर है तो ऐसे गड़बड़ ना हो इस वजह से, ऐसे ही ऐसे। अब एक बात है, अभी अभी अगर रेलगाड़ी आएगी, देखिए रेलगाड़ी के पहियों में क्या लगा रहता है, एक ऐसे पहिया जो होता है, ऐसे मान लीजिए ऐसे पूरा ये पहिया है, तो सामने से ही ऐसा दिखेगा, रेलगाड़ी का पहिया ऐसा दिखता है, उसमें ये सब संकीकरण वगैरह बताए हैं पूरा मेन बैच में। अच्छा ये पहिया जब, अच्छा ये अंदर की तरफ रहेगा, अगर पहिया रेलगाड़ी पे चल रहा है तो ऐसे चलेगा, ये ध्यान रहे आपका। ये आपका है क्या, ये बताइए क्या है, ये है रेल। तो ये एक और रेल इधर की साइड में है, यानी पहिए का ये जो फ्लैंज है अंदर होता है। अब मान लीजिए पहिया इस पर से ऐसे चलता है, तो फ्लैंज इस गैप के बीच में चला जाएगा कि नहीं, ये जो गैप है इनके बीच में, इसके बीच में फ्लैंज चला जाएगा। और ये फ्लैंज जब इस पर अंदर चला गया, इसके अंदर, तो फ्लैंज अच्छा इस पर भी चढ़ जाएगा, तो ये सीधे निकल जाएगी रेल। लेकिन जैसे ही हम इसको उधर चिपकाएंगे, ये जाके उसमें चिपक जाए और ये फिर दूर हटेगा, क्योंकि इनके बीच का ये डिस्टेंस ना मेंटेन है, ये मेंटेन है। आप इसको इधर चिपकाएंगे, ये इसको छोड़ देगा, जैसे ही ये इसको पकड़ेगा तो फिर ये इससे चिपका, रेलगाड़ी का पहिया इसको पकड़ लिया, तो जैसे ही इसको पकड़ेगा इस वाले को, तो पकड़ के इधर की तरफ घूमने लगेगा इस पर, ये इधर से हट चुका है तो पहिया इसको पकड़ के इधर, ये गैप बन जाएगा, जब ये इसके चिपकेगा तो यहाँ पे गैप बनेगा, फिर ये निकल जाएगा। तो मैं डायग्राम आपके सामने बनाया हूं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को, जहां पे शुरुआत हुई है, इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट, और इसको यहाँ पे जो इस जगह पे कटा है ना ये रेल का हिस्सा, इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉसिंग। इसको क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग। बहुत भयंकर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, किताब की तरह बहुत बुरा वाला, वो ऐसा मत बनाइए। ये वाली जो दोनों जो पतली कटी कटी रेलें हैं, इनको बोलेंगे हम लोग टंग रेल। इनको क्या बोलेंगे, टंग रेल। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको, इन दोनों को, जो ये रेल मेन वाली है जिनकी मोटाई देखिए, ये जो इधर से आके सीधे चली गई पूरी मोटी है, और एक जो सीधे चली गई वो पूरी मोटी है, बीच वाली दोनों क्या है, पतली पतली है, तो इनको बोलते हैं स्टॉक रेल। इनको क्या बोलते हैं, स्टॉक रेल। अब ये क्रॉसिंग पर जब मुड़ता है तो यहाँ पे क्रॉसिंग बनती है, क्रॉसिंग पर गाड़ी के उतर जाने की संभावना रहती है, इसलिए इसके सामने यहाँ पर चेक रेल लगाई जाती है, दो रेलें, एक रेल इधर लगाई जाएगी, ऐसे ब्लॉक करी जाएगी इसको, और एक रेल इधर भी लगाई जाएगी, ताकि क्या हो, इधर से इसको ब्लॉक किए रहे। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या,
चेक रेल, इसको बोलते हैं हम लोग चेक रेल। चेक रेल ये है इसका जो ये डायरेक्शन जा रही है, डायरेक्शन को दिखा देंगे फेसिंग डायरेक्शन, फेसिंग डायरेक्शन इधर से रिवर्स है, बन गया है लगभग। अब चाहे आप जितना चीज इसमें नामांकन करते जाइए डायग्राम सुंदर होता जाएगा, लेकिन काम की बातें इतनी ही है। टंग रेल, स्टॉक रेल, इसको लिख देंगे क्या है, ये स्विच है। स्विच करने का मतलब एक बार उधर चिपकाएं तो सीधे निकल जाएगा, इधर खींच दिए तो इस पर चलाएगा, यही उधर खिसकाएंगे जब उधर की तरफ तब इधर जाएगा। सॉरी, अगर इसको उधर चिपका दिए इस वाले को, मतलब स्विच को धक्का दिए, ये पूरी उठ करके इधर चला गया तो इधर घूम जाएगा। यदि स्विच इधर है तो सीधा निकल जाएगा। ये रेल को स्विच करने का काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्विच बॉक्स। बात समझ रहे ना, ये छोटा सा बॉक्स लगा रहता है वहीं पर, मैनुअल भी रहता है ऑटोमेटिक भी रहता है। तो ये एक पॉइंट और क्रॉसिंग का डायग्राम है, एक टर्न आउट है। टर्न आउट में कहीं भी कोई चीजें रेलें आपस में जुड़ी तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट और क्रॉसिंग बना ही लेंगे। तो ये आपका हो गया टर्न आउट एक। ये कैसा टर्न आउट है, ये राइट हैंड टर्न आउट है। क्यों, रेल उधर से आ रही है, दाहिने तरफ मुड़ रही है, इसलिए राइट हैंड टर्न आउट कहेंगे। तो ये एक डायग्राम हुआ रेल का सिंपल वाला, जो पॉइंट और क्रॉसिंग का डायग्राम अगर आया तो बना दीजिएगा। किसी ने बोला था सर बना के दिखाइए, तो देखिए हो सकता है मैंने सीधा डायग्राम दिखा दिया हो और बच्चों से ना बन पा रहा हो। तो मैं यही समझाना चाहता था, मैं पहले इस चीज के फेवर, जो लोग यूट्यूब पे मेरी क्लास अभी देख रहे हो इस चीज को माइंड करें। मैं भी चाहूं ना, मैं डायग्राम जानबूझ के नहीं दिखाता हूं, लेकिन बच्चे मुझे कहे सर डायग्राम दिखा दिखा के पढ़ाइए। जब मैं डायग्राम दिखा के पढ़ा दूंगा ना, मैं तो बढ़िया से पढ़ा दूंगा, तुमसे वो डायग्राम बनेगा ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि मैं तो दिखा दूंगा तुमको यहाँ से गूगल से निकाल के, कोई भी दिखा लेगा। लेकिन जब हाथ से शर्मा खुद बनाता है ना, अब यही डायग्राम तुम बना लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, यही डायग्राम तुम बना लोगे। मैं थियोडोलाइट पढ़ा रहा था सर्वेइंग में, मैंने मार्कर से पूरा थियोडोलाइट बना डाला और मेरे साथ बच्चे भी बना डाले, लेकिन वही थियोडोलाइट का डायग्राम जब मैं दिखा दिया, हाँ देखो ये थियोडोलाइट है, ऐसे काम करता है, बच्चे से वो डायग्राम नहीं बनेगा। तो पहले ये समझिए कि आपको ट्रेंड करना है कि आपको मजा दिलवाना है। दो चीजें होती हैं, एक देखने में बड़ा मजा आता है और वो उससे कुछ नहीं पाता है, एक होता है कि देखने में शायद थोड़ा दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, लेकिन काम करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे ही बनाना है, बस इतना डायग्राम आप दिखा दी, एग्जामिनर समझ गया कि आपको आता है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको आता है। ठीक है ना। अब जोड़ सपोर्टेड और अनसपोर्टेड, एक जोड़ पड़ा, रेल आई इधर से, दोनों जोड़ा गया, उसके नीचे स्लीपर है, स्लीपर पे ही तो रेलें रखी जाती हैं। यदि स्लीपर उसके नीचे है तो सपोर्टेड ज्वाइंट, स्लीपर अगल बगल है तो सस्पेंडेड ज्वाइंट, यही ना होगा। तो देख लीजिए क्या है यहाँ पे देखिए रखा गया, यहाँ पे एक होता है यहाँ पे आलंबित रेल जोड़ और दूसरा निलंबित रेल जोड़। तो आलंबित और निलंबित कौन कौन से हो गए, तो आलंबित का मतलब देखिए यहाँ पे आलंबित है, आलंबित मतलब स्लीपर, देखिए ये जोड़ है, जोड़ के नीचे स्लीपर है, और यहाँ जोड़ है, यहाँ अगल बगल स्लीपर है। तो एक हो गया वो, और एक होता है निलंबित, यानी दोनों तरफ हो, यानी जोड़ के नीचे कोई सपोर्ट ना हो। ठीक है, तो आप देख लेंगे तुरंत ये समझ में आ जाएगा। दो आधार पे जोड़ा, एक लोकेशन के बेस पर बांटा स्टैगर्ड और इवन, और दूसरा बांटा हमने सस्पेंडेड एंड क्या उसको सपोर्टेड। अब हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से जोड़ का, और भी क्वेश्चन जो दिया गया है ठोस, यहां पे एक सेकंड नीचे दिखा देते हैं आपको, बता दिया गया यहाँ पे जोड़ों के बारे में, और आगे जो बात की गई वो भी दिखा दें हम आपको। फिर तीसरा बताया गया है, तीसरे आधार पे, लोकेशन के आधार पे हो गया, आधार के आधार पे एक ठोस अथवा वेल्डेड जोड़। अब ठोस अथवा वेल्डेड जोड़ क्या होते हैं, तो इसको समझ लीजिएगा आप। जो अब आप चाहें तो उसको फिश प्लेट से जोड़ें जोड़ को, तो उसको कहेंगे आपका कि वो ठोस जोड़ नहीं है, मतलब उसको खोला जा सकता है। और एक होता है वेल्ड कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं ठोस जोड़ बन गया। तो उस आधार पर लिखा है ठोस, जब दो रेलों को वेल्डिंग करके स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है तो यह वेल्डित जोड़ कहलाता है। ठीक है, तो वेल्डित जोड़ में ऐसा, जब फिश प्लेट वगैरह रहेगी तब तो सपोर्टेड अनसपोर्टेड का कहानी आता है, लेकिन जब वेल्ड कर दिया जाता है तो फिर उसमें कोई प्रकार नहीं रह जाते हैं। ठीक है, जोड़ हो गए। पहला क्वेश्चन था गेज के बारे में, दूसरा था जोड़ के बारे में, दोनों पढ़ाया गया है, देख लीजिएगा आप लेक्चर में।
फिर कह रहा है फिश प्लेट या बियरिंग प्लेट का अंतर स्पष्ट करें। फिश प्लेट क्या होती है अभी बताए हैं, उसी को बता के और यहाँ छोटा सा डायग्राम जरूर दिखाइएगा। यहां पर जो लिखा गया है छोटा सा डायग्राम जरूर दिखाइएगा। जब दो रेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके वेब में दोनों तरफ से जो प्लेटें लगाई जाती हैं फिश प्लेट कहलाती हैं। इन फिश प्लेटों को कसने के लिए दो दो बोल्ट दोनों तरफ होते हैं जिन्हें फिश बोल्ट कहते हैं। जबकि बियरिंग प्लेट क्या होती है, रेल को स्लीपर पर रखते समय उसके नीचे एक प्लेट लगाई जाती है ताकि रेल, अच्छा रेल है सीधे स्लीपर पर रखेगा, ट्रेन से झटका लग सकता है। तो बियरिंग प्लेट लोड को और बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए की जाती है। बियरिंग प्लेट का मतलब होता है धारण प्लेट, जिसका मुख्य काम है पूरे भार को बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर है? तो यही दोनों में स्पष्ट अंतर है। अब यहां डायग्राम नहीं बनाया गया है, लेकिन आप बनाइएगा। कैसे? आप छोटा सा बनाएंगे, ऐसे रेल ले आए, ऐसे इधर से भी रेल ले आए आप। रेल का मतलब नीचे वेब होता है, ऊपर ऐसे ऐसे, और इसको ले आए आप यहां से फिश प्लेट से जोड़े। ठीक है, जोड़े तो दो ठो बोल्ट दिखा दिए, तो आप इसको लिख देंगे, ये क्या हो गई? फिश प्लेट। ऐसे डायग्राम छोटा सा पेन से ही बनाना है, पेन से बना के फिश प्लेट लिख दिए। अब ये रेल जहां रखी जाती है, अब इसको दिखाने के लिए उल्टा दिखाना पड़ेगा। कैसे? क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे। क्रॉस रेल का ऐसे क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए ये रेल है, ठीक है, ये रेल आपकी आई। अब ये रखी जाएगी किस पर? स्लीपर पर। तो स्लीपर पर जो रखी गई है रेल, स्लीपर के नीचे ऐसे पैड टाइप का बनाया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग ऐसे। ये दूर तक एक प्लेट और लगी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट स्लीपर और रेल के बीच में लगाई जाती है ताकि जो है लोड और डिस्ट्रीब्यूट हो सके। दोनों के बारे में जो लिखा गया है पढ़ लीजिएगा, एक फिश प्लेट के बारे में, एक बियरिंग प्लेट के बारे में। डायग्राम बना के जरूर दिखा दीजिएगा छोटा सा। नंबर जो 5 नंबर में 4 नंबर मिल रहा है वो पक्का होके 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। कंक्रीट स्लीपर की अपेक्षा स्टील स्लीपर किन स्थलों पर अधिक उपयुक्त है, अवगत कराएं। कंक्रीट के स्लीपर आजकल चल रहे हैं, लेकिन आज भी स्टील के स्लीपर किन जगहों पर ज्यादा सही है बताना है। तो उसको इसका ये कहना चाहता है कि वाई स्टील स्लीपर इज बेटर देन कंक्रीट स्लीपर एंड सम प्लेसेस। लेकिन अगर बेटर होता तो कंक्रीट क्यों यूज करते हैं, लेकिन स्टील का यूज करने की कारण कि क्यों बेटर है स्टील वाला। कंक्रीट की कुछ तुलनात्मक बात बतानी है, देख लेते हैं तुलनात्मक बात क्या है। इस्पात के स्लीपरों के गुण एवं अवगुण। इस्पात के स्लीपर का गुण बता देंगे तो वो उससे कंपेयर अपने आप कर लेगा। कैसे? इस्पात के स्लीपरों का उत्पादन आसान पड़ता है, सही है। दूसरा, कंक्रीट की तुलना में इनका जो वैल्यू होता है, रिसाइकलिंग वैल्यू भी मिलती है। कंक्रीट का स्लीपर एक बार बना फिर वो टूट गया तो किसी काम का नहीं है। इस्पात का क्या है, रिसाइकिल हो जाएगा। ये एक ही टुकड़े के बने होते हैं अतः उठाना लगाना सरल पड़ता है। लकड़ी के स्लीपरों की तुलना में इनकी आयु अधिक होती है। इस्पात के स्लीपरों का सामान्य सेवा काल 30 से 40 वर्ष रहता है। ये सब फायदे हैं। कम भारी होते हैं अतः परिवहन में दिक्कत। कंक्रीट वाला बहुत हैवी हो जाता है इसके तुलना में। ये अंदर से खाली होते हैं, लोहे वाले अंदर से खाली होते हैं, और कंक्रीट वाला पूरा सॉलिड होता है। कीटों आदि के प्रकोप से सुरक्षित रहते हैं। खैर ये लकड़ी से कंपेयर है, कंक्रीट में कहाँ कीट वगैरह लगते हैं। रेलों की गेज सरलता से सही की जा सकती है, इसमें वेल्डिंग वगैरह करके या भराई, जैसे टूट गया तो रिपेयरिंग भी पॉसिबल है। अनुरक्षण व्यय कम आता है, बिल्कुल सही बात है। ये इस्पात के स्लीपरों को आग लगने का भय नहीं होता, वो तो कंक्रीट में भी नहीं होता था। ये सही से तुलनात्मक आंसर नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। आपको इसमें से वही पॉइंट लिखने हैं जो कंक्रीट से कंपेयर कराएं, अगर सही सही सोचा जाए। क्यों? क्योंकि कंक्रीट स्लीपर की अपेक्षा कंक्रीट की तुलना में बताना है। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लकड़ी की तुलना में तो बहुत अच्छे हैं। आइए बार बार लकड़ी की बात किया है तो कंक्रीट से तुलना करानी है, तो आपको वो पॉइंट देखना है कि स्टील में क्या चीज वो बेहतर है जो कंक्रीट में नहीं है। कंक्रीट हैवी होता है, स्टील हल्के स्लीपर बनेंगे। कंक्रीट का जो स्लीपर टूट जाएगा तो रिपेयरिंग नहीं होगी, स्टील की हो सकती है। कंक्रीट में चटकने की संभावना रहती है, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है तो जर्क एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका कबाड़ी मूल्य शून्य होता है, लेकिन स्टील वाले का कबाड़ी मूल्य कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप कवर करेंगे बजाय इनके इस बकवास के। मैं रीजन आपको बता रहा हूं क्यों बकवास है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं बकवास है कि नहीं, आप अपने से सोचिए। इसमें उन बातों का जिक्र करने की क्या जरूरत है जो उसका कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुख की बात है कि जो बहुत सही आंसर लिख के आ जाएगा ना, एग्जामिनर सोचेगा अरे ये तो 5 पॉइंट लिखा है। तो थोड़ा सा आप बीटी यूपी का हाल भी जानते हैं, पहले अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखिएगा जो सीधा कंपेयर कराते हैं उसको किससे, कंक्रीट से। बाद में वो पॉइंट्स ऐड करिएगा जो बाकी चीजों से कंपेयर कराते हैं। अब कीट लगने वाला क्या गुण, आग लगने का भय नहीं रहता है,
भैया कंक्रीट में भी नहीं रहता है, तो आप कहाँ कंपेयर कर पाए? आप लकड़ी वाले का बता रहे हैं कि लकड़ी में भय रहता है और इसमें नहीं रहता है। अगर यहाँ रहता है कि लकड़ी के स्लीपर की अपेक्षा स्टील स्लीपर के फायदे बताइए, तब ये पॉइंट सही होता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो आंसर करना ठीक है, सही से करना, ठीक है ना। अनुरक्षण व्यय कम आता है, ये भी ठीक है। ये स्लीपर प्रत्यास्थ होते हैं, ये अच्छा पॉइंट मैंने बोला ना कि इलास्टिक ज्यादा होते हैं, अतः गाड़ी के झटकों तथा कंपकों को अधिक दक्षता से वहन कर सकते हैं, इनकी सामर्थ्य और स्थिरता अधिक होती है, मैंने पॉइंट बोला। कंक्रीट वाला उतना झटका नहीं बर्दाश्त कर पाएगा जितना स्टील वाला कर पाएगा, ठीक है। इस्पात बेकार नहीं जाता, इनका अनुपयोगी मूल्य यानी स्क्रैप वैल्यू पर्याप्त होता है। मतलब स्टील देखिए कितना भी खराब होगी लेकिन वो लगभग पूरा मूल्य देके जाती है, थोड़ा बहुत कटौती होता है बस, इस मामले में बहुत अच्छा है। लेकिन अवगुण क्या है उसके, ये बताने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? जब बताना हमको ये है, आप फिर समझ गए होंगे, बताना है कि कंक्रीट स्लीपर की अपेक्षा स्टील कहां अच्छा है, केवल अच्छाई बतानी है उसकी तुलना में, ना कि इसका दुर्गुण पूछ रहा है, पूछ ही नहीं रहा है। तो आप जान लीजिए लेकिन एग्जाम में मत लिखिएगा, अगर आए तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए फिर लिखिए। दूसरा, आप लोग की एक आदत होती है, अगल बगल वालों का देख लिए छाप रहा है, आपके पास 5 ही पॉइंट है, कहेंगे अरे बाप रे बाप वो तो लिखता जा रहा है, हम भी कम से कम अवगुण अवगुण तो लिख ही दें, क्या होगा नंबर कटेगा नहीं ना, मिलेगा ही ना ज्यादा। ये सब मत किया कीजिए। आज हो सकता है दे भी दें लोग, टीचर लोग, लेकिन कल एसएससी जेई में यह हरकत नहीं चलेगी, 100% नहीं चलेगी एसएससी जेई में, ये जान लीजिएगा। वो जितना पूछता है उतना ही चाहता है, ना ज्यादा ना कम। अवगुण यानी डिमेरिट्स, ये काफी महंगे पड़ते हैं, इस्पात वाले सबसे महंगे हैं। इनको स्थिर करने के लिए अधिक गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। संक्षारण यानी कोरोजन हो सकता है, जंग लग सकती है। रेल व गिट्टी के मध्य अच्छा कुशन नहीं प्रदान कर पाते, रेल और गिट्टी के बीच में ये एक बेड अच्छा नहीं बन पाता, स्टेबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ होती है। इनको रेल के नीचे से हटाना और पुनः लगाना कठिन पड़ता है। आघातों के कारण रेल सीट के पास से फट जाते हैं, जहां रखा जाता है कई बार झटके से ये फट भी सकते हैं। तो क्या ये नहीं बल्कि और सब भी फट सकते हैं। रेल परिपथ के लिए उपयुक्त नहीं है। दिक्कत ये है सबसे बड़ा कि ये रेलवे ये क्या होते हैं, मान लीजिए आपने स्लीपर रखे और उसके ऊपर लोहे की पटरी रखी, पटरी जो है वो सर्किटिंग के काम आती है। जहां पर भी रेलवे सिग्नल को जानते हैं पटरियों से भी सिग्नल होके जाता है पटरी से, तो ये रेलवे स्लीपर अगर लोहे के बने होंगे तो वो सिग्नल को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि बिजली उनसे होके जा सकती है, बिजली गिरा अगर तो उनसे होके जा सकता है। तो इसलिए उनमें क्या है प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सॉरी माइनस पॉइंट, कि उनमें सर्किटिंग अगर करना चाहेंगे तो सर्किट को डिस्टर्ब कर देंगे। लकड़ी का रहेगा कंडक्टिविटी नहीं रहती है, इनमें कंडक्टिविटी रहती है, तो ये इनका एक डिमेरिट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। हाँ, प्रश्न 2 क्या पूछा, गिट्टी के उपयोग का वर्णन करें। गिट्टी, ये बताइए गिट्टी के बारे में, जो स्टील रेलवे की गिट्टी के बारे में पढ़ना है तो बैलास्ट वाला भी चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे जो रेलवे मटेरियल्स में, तो इसके बारे में बात हुई होगी उस समय, ठीक है ना। तो सामान्य निम्न पदार्थ रेल पथ की गिट्टी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गिट्टी के उपयोग का वर्णन, ट्रैक में किस साइज एवं मात्रा की गिट्टी उपयोग की जाती है, अलग अलग गेज में अलग अलग साइज की और मात्रा की गिट्टी प्रयोग की जाती है। झटके में देख लेते हैं। पहली बात की गिट्टी का उपयोग कौन कौन सी, पत्थर की गिट्टी होती है, बजरी होती है, मैं आपको दिखाता जाऊंगा, इनके बारे में डिटेल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं हल्का सा यहाँ पे। फिर आपका होता है बालू, मोटी बालू का यूज कर सकते हैं, मूरम का प्रयोग कर सकते हैं, कंकर का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब का गिट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप केवल नाम लिख के एक एक लाइन लिख के छोड़ सकते हैं, इतना बांचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना लिखा है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो 2 पेज से कम नहीं जाएगा। ये तो 1 पेज लिखा है, आप अपनी कॉपी में लिखें तो 2.5 पेज जाएगा ये जितना लिखा है। तो आप 2-2 लाइन लिख के छोड़ सकते हैं इन 5 के बारे में, कि बैलास्ट क्या होता है, मूरम क्या है, बालू है, इनका उपयोग रेल की पटरी के नीचे गिट्टी के रूप में किया जा सकता है। और लकड़ी के स्लीपरों के लिए 50 mm की गिट्टी यानी 2 इंच की गिट्टी, धातु के स्लीपरों के लिए 40 मिलीमीटर यानी 1.5 इंच के आसपास, और क्रॉसिंग और स्विच के लिए जहां पर रेलवे क्रॉसिंग बनती है वहां पर 1 इंच की गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं। अब ये वाला भी याद कर लीजिए डाटा, ये डाटा पूरा लिखा है आपकी नोट्स में, आज भी होगा, चाहे तो आप चेक कर लीजिए कि बड़ी लाइन है तो आप एक चीज जान लीजिए, अगर बड़ी लाइन गई है ऐसे ब्रॉड गेज तो उसकी 1 मीटर लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई 1 मीटर लीजिए, इसमें कितनी गिट्टी जाएगी 1.036 क्यूबिक मीटर गिट्टी डाली जाएगी, कम से कम, उससे ज्यादा हो सकती कम है। लेकिन यदि छोटी लाइन है यानी ये ब्रॉड गेज से नैरो गेज है तो 0.710 घन मीटर गिट्टी जाएगी। ये क्लियर कट बात है, ये डेटा याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नियर अबाउट का डेटा लिख दीजिएगा, कोई चेक नहीं कर पाएगा, डिप्लोमा की कॉपी है,
ठीक है। और संकरी लाइन के लिए 0.53 घन मीटर, संकरी लाइन जो होती है नैरो गेज उसके लिए 0.53 घन मीटर गिट्टी जो है वो चलेगी। अब आगे पूछा क्रॉसिंग के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। इसमें पॉइंट क्रॉसिंग बनाने मत लग जाएगा, क्रॉसिंग कितनी तरह से होती है। लास्ट लेक्चर जो चल रहा होगा रेलवे का, उसके अगल बगल पॉइंट और क्रॉसिंग जब पढ़ा रहे थे तो उसमें क्रॉस ओवर, डायमंड क्रॉसिंग, डबल स्लिप क्रॉसिंग, उसके बाद कैंची क्रॉस ओवर, या फिर उसके बाद एक गैदरिंग लाइन, कई तरह का डायग्राम दिखा दिखा के शर्मा आप लोग को पढ़ाया था, याद कर लीजिए। तो जब यहाँ पे क्रॉसिंग के विभिन्न प्रकार क्या क्या है भाई, क्रॉसिंग के विभिन्न प्रकार क्या क्या है। सबसे पहला प्रकार इसका जो आता है टर्नआउट। टर्नआउट एक तरह की क्रॉसिंग है जो रेलवे को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाए, इसको क्रॉस ओवर बोलते हैं। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जो जाता है उसको क्रॉस ओवर बोलते हैं। ये रेल पूरी इधर से जा रही थी, ये एक पटरी नहीं है, दो पटरी, ये रेल इधर से जा रही है और दूसरा इधर लाइन है, एक लाइन से दूसरे लाइन पर ऐसे लाया गया तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पूरा क्रॉस कर गया तो क्रॉस ओवर। केवल एक लाइन से दूसरे लाइन पे ऐसे चला जाए और एक ये अलग लाइन हो तो इसको बोलते हैं टर्नआउट। मतलब एक लाइन सीधे जा रही थी, उस लाइन से एक केवल लाइन स्विच हो गया, दूसरी लाइन को नहीं जोड़ा, अपना ही लाइन ही अलग हो गई तो उसको बोलते हैं टर्नआउट। क्लियर है ना। तो ये हो गया, एक पहला हुआ टर्नआउट, तो टर्नआउट का ये डायग्राम हुआ। फिर दूसरा है क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर का डायग्राम तो ये ऊपर बना ही हुआ है, ऊपर वाला डायग्राम है वो क्रॉस ओवर का है। टर्नआउट का डायग्राम नीचे जो पहले हम सबसे पहले बनाए थे वीडियो में वो टर्नआउट था। उसके बाद डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग में क्या होता है ये याद रखिएगा, डायमंड ये याद रखिएगा, दो ऐसे जाएंगे, सॉरी आपको मैं दिखाई देता हूं डायमंड वाला, देखिए ये डायमंड वाला बना है, ठीक है। इसमें से होता क्या है, इसमें एक डबल स्लिप और सिंगल स्लिप होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, डायमंड वाले में रेल इधर से जा रही है, एक रेल इसको गुजर जाएगी किसी एक्यूट एंगल पे, ये एंगल क्या होगा, कोई एक्यूट एंगल होगा, मतलब न्यून कोण पर क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग। कई बार ऐसा भी व्यवस्था होता है कि भाई जो सीधे जा रही थी ना वो इस पर चली जाए ऐसे, और इधर वाली जो है इस पर चली जाए, मतलब सारे इधर से इधर भी, इस पर भी, इस पर भी, तो इसको कहते हैं हम लोग डबल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग। हो सकता है उसके बारे में इसमें ना बोला गया हो, लेकिन डायमंड क्रॉसिंग में भी सिंगल स्लिप था ये इसके पहले, अब जो इधर मोड़ दिए हैं इस पटरियों को उसको डबल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है समकोण, यानी एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पे काट देना। समकोण मतलब क्या होता है भाई, एकदम 90 डिग्री पे जो कट जाए, ये समकोण क्रॉसिंग है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट दिए। कैंची क्रॉसओवर, कैंची क्रॉसओवर क्या होता है, कैंची क्रॉसओवर का देखें डायग्राम अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये रहा कैंची क्रॉसओवर, बिल्कुल कैंची जैसा ये रहेगा। देखिए यहाँ पे नाम लिखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अच्छी बात लिखा है, डायग्राम तो बना है, यहाँ पे इकहरा स्लिप और दोहरा स्लिप लिखा है, वो जो डायमंड क्रॉसिंग के बारे में लिखा गया है, पीडीएफ में देखेंगे मिल जाएगा। तो कह रहा है कि इकहरे स्लिप क्रॉसिंग में एक ही ट्रैक की गाड़ी आमने सामने दोनों दिशाओं में जो है टर्न ले सकती है, जबकि दोहरे स्लिप क्रॉसिंग में दो ट्रैकों की गाड़ियां अपने सामने पड़ने वाले दोनों दिशाओं में घूम सकती हैं। मतलब एक गाड़ी ऐसे जा रही थी, ऐसे क्रॉस की एक दूसरे को, तो एक गाड़ी सीधे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो इसको सिंगल स्लिप बोले। जब दोनों इधर 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 निकल जाएं तो उसको डबल स्लिप बोलते हैं। सिंगल गाड़ी को रास्ते खुले हों तो एक सिंगल स्लिप, दोनों गाड़ियों के लिए दोनों रास्ता खुला है तो डबल स्लिप, ठीक है। कैंची क्रॉस ओवर देख लिए, एक सिंगल क्रॉस ओवर हो और ये ऐसे दोनों चले जाए तो इसको बोलते हैं कैंची क्रॉस ओवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब दूसरा है आपका डबल स्लिप। देखिए डबल स्लिप में जो डायग्राम बनाए थे वो बना हुआ है यहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये ट्रैक 1 है, दोनों पे जा सकता है, ट्रैक 2 है, दोनों पे जा सकता है, ठीक है। यही डबल स्लिप हुआ, डायमंड की जैसा दिख रहा है लेकिन डबल स्लिप और सिंगल स्लिप। अब देखिए ये सब, ये किसका टाइप था, मतलब जितने भी क्रॉसिंग हो सकते थे उनके प्रकार है। अभी इसमें गैदरिंग लाइन वगैरह नहीं दिखाया है, जिसको स्टेपिंग कहते हैं, जिसमें एक ही लाइन में कई लाइन, जैसे एक लाइन ऐसे गई उसमें एक लाइन ऐसे जाके जुड़ती है, गैदर होती है। गैदर मतलब एक इकट्ठी आई, फिर दूसरी इकट्ठी आई, इधर से मान लीजिए तीसरी, कई लाइनें जब एक लाइन पर एकत्रित होती हैं तो ऐसी क्रॉसिंग को हम लोग गैदरिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, कोई बात नहीं, ये सब हैं बहुत सारे, इसमें सब आप नहीं दिखा पाएंगे। फिर आपसे बोला है कि बाह्योत्थान का क्या उद्देश्य है, इसकी गणना कैसे करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कर्व में आप लोगों ने क्या इसको नहीं पढ़ा, मैं इस क्वेश्चन को सर्वेइंग के कर्व में नहीं पढ़ाया हूं एकदम, वो वीडियो फ्री भी है कर्व वाली, जानबूझ के किया हूं ताकि आप ना पढ़े हो तो पढ़ जाइए। उसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था कर्व को, उसमें बाह्योत्थान के बारे में, जब ट्रांजिशन कर्व पढ़ाऊं तो उसके पहले बताऊं।
सिंपल से यहाँ बात है, वायुत्थान क्या होता है, जब कोई गाड़ी कहीं पर मुड़ती है तो उसके बाहरी किनारे को उठाया जाता है ताकि वो गाड़ी आसानी से, ऐसे सीधे जा रही थी, सीधे ऐसे जा रहा था, उसको हल्का सा उठा दिया जाए, तब ऐसे घुमाया जाए। जब बाहरी किनारे को उठाते हैं तो जो उठाते हैं उसी उठान को वायुत्थान या बाहरी उत्थान बोलते हैं। बाहरी उत्थान या वायुत्थान बोलते हैं, उसको इंग्लिश में सुपर एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है, सबको क्लियर है ना? सुपर एलिवेशन क्या होता है, जब किसी ट्रैक को कर्व पर मोड़ा जाता है तो बाहरी किनारे को ऊपर को उठाया जाता है ताकि गाड़ी घूम सके, ताकि, अब इसके पीछे रीजन क्या है वो सब यहाँ पे नहीं जानना है, यहाँ थ्योरेटिकली बात है, लेकिन कर्व वाले चैप्टर में मैं रीजन तक बताया हूँ कि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है तो फार्मूला आता है। तो देखिए, गाड़ी वक्र पर अपकेंद्री बल के प्रभाव को स्थिर करने के लिए, पलटने से बचाने के लिए, समान गति से पास करने के लिए, पार्श्व घर्षण को रोकने के लिए, रेलों का विसर्पण रोकने के लिए, यदि हम लोग नहीं करेंगे ये सब ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाएंगी। ठीक है। और वायुत्थान का सूत्र क्या है, रेल के लिए जो होता तो है bv²/127 r। ये आएगा किसमें भाई, ये किसमें आया है, ये आंसर जो आपका आएगा वो आएगा किसमें, मीटर में। ठीक है ना, ये आंसर किसमें आएगा, मीटर में। सेंटीमीटर में इसी को लिखेंगे तो bv²/1.27 r। लेकिन ये बी है चौड़ाई, सड़क होता तो चौड़ाई होती, लेकिन ट्रेन की चौड़ाई जो ली जाती है ट्रैक की, वो तो गेज के बराबर लेती है, इसलिए फॉर्मूला ई बराबर जी भी, जी माने गेज हो गया, gv²/1.27 r। ये सेंटीमीटर में वायुत्थान का वैल्यू है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, और आर जो रेडियस वो मीटर में है। ठीक है, बाकी चीजें मीटर में है लेकिन आंसर सेंटीमीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले में वो लगा दिया गया उसका करेक्शन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से कि भराव में स्थिर दोहरे ब्रॉड गेज के अनुप्रस्थ काट का चित्र का वर्णन करें। यह अनुप्रस्थ काट है, पीडीएफ को एक बार रीडिंग लगाओगे सब क्लियर हो जाएगा। अभी बताओ, अनुप्रस्थ काट, दोहरे ब्रॉड गेज मतलब दो ब्रॉड गेज एक साथ गई होंगी, उनका अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो देखिए भाई पूरा भराव किया गया है लगभग। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब डबल ब्रॉड गेज, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन के बारे में बोला था इसलिए बनवा के मैंने उस समय उसको डायग्राम को दिखाया भी है, सिंगल का भी डबल का भी। तो यहाँ पे एक पूरी चौड़ाई लेनी पड़ेगी, उस चौड़ाई के बीच में भराव कर दीजिएगा, डायमेंशन याद हो तो दिखाइए, नहीं तो चुपचाप बच के निकलिए। और उसके बाद यहां से ये बस ध्यान रखिएगा कि ब्रॉड गेज का अंदर ये 1676 मिलीमीटर, 1676 मिलीमीटर दिखा दीजिएगा। दो ब्रॉड गेज एक साथ दिखाइएगा, अगर जितने डायमेंशन याद आ रहे हैं दिखाइए, नहीं तो क्रॉस सेक्शन बना के छोड़ दीजिए, यही बनाने का तरीका है। केवल बना के सचित्र वर्णन करना है, वर्णन में बता देंगे कि ब्रॉड गेज में क्या होता है ये वो, लेकिन वो किया नहीं है वर्णन। और वर्णन का मतलब यहाँ पे वर्णन कुछ नहीं, बता देंगे कि ये, अगर क्या याद है इसके बारे में, आपको याद बहुत कुछ नहीं है तो अवॉइड करिए उसको, ज्यादा सही रहेगा। डायग्राम में ही 5 नंबर का अगर होगा तो वर्णन करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन है तो डायग्राम बना दिए, खाली बता देंगे कि इसमें कौन कौन क्या है, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा का स है कि जंक्शन स्टेशन एवं यार्ड पर संक्षिप्त। जंक्शन स्टेशन क्या होता है, जहां कई रेलवे लाइन आके मिलती है वहां जंक्शन हुआ। 2 या 2 से अधिक रेलवे लाइनें जहां पर आके मिलती हैं वहां उसको जंक्शन कहते हैं। जबकि यार्ड क्या होता है, किसी भी रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ का वो जगह, रेलवे स्टेशन यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह, उसके दोनों तरफ का पूरा जगह लेते हुए इसको, जिसमें रेलगाड़ियों में क्या क्या धुलाई पुछाई, उनको ट्रैक से हटाना, दूसरी गाड़ी को पास कराना, ये सब कुछ लंबाई तक क्या रहता है, लगा रहता है। तो इसको बोलते हैं कि इसका यार्ड है। रेलवे का वह भाग जिसमें गाड़ियों की कटाई छटाई धुलाई ये सब होती है उसको यार्ड बोलते हैं। ठीक। जबकि जो जंक्शन होता है, जंक्शन तो हर उस स्टेशन को कहेंगे, जंक्शन इज ए टाइप ऑफ स्टेशन, और स्टेशन के अगल बगल का हिस्सा वो यार्ड कहलाता है। यार्ड हर जगह होंगे, हर कोई भी मेन स्टेशन होगा तो यार्ड होगा। और जंक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? जहां पर दो अलग अलग दिशाओं से आकर रेलवे लाइनें आपस में मैच की, वहां जंक्शन बनेगा। लेकिन एक सिंगल लाइन भी रहेगी तो अगल बगल यार्ड रह सकते हैं। ठीक है। तो यार्ड अलग चीज है, जंक्शन अलग चीज है। वही चीज यहाँ लिखा गया, संगम या जंक्शन, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। स्टेशन पर अनेक रेल, जब देखा जिस स्टेशन पर अनेक रेल लाइनें विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं उसे संगम या जंक्शन स्टेशन कहते हैं। जब दो लाइनें विभिन्न दिशाओं से आकर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहां भी जंक्शन स्टेशन बनाया जाता है। सुविधा के लिए इन लाइनों को मुख्य लाइन और शाखा लाइन का नाम दे दिया जाता है। एक मेन लाइन जा रही थी, एक शाखा लाइन आके इससे मिल गई, या तो इसको क्रॉस करते हुए निकल गई, तो दोनों ही जंक्शन बना। ये स्टेशन जो हो गया
जिस स्टेशन पर या तो लाइनें क्रॉस कर गई या तो मिल गई आपस में, तो इसमें जो जो ये क्रॉस किया, अगर इसको आप इग्नोर कर दें यहाँ पे, तो हिसाब किताब ये बन रहा है कि ये हुई आपकी एक मेन लाइन और ये दूसरी वाली हो गई ब्रांच लाइन, क्योंकि ब्रांच लाइन खत्म हो जाती है, जो खत्म हो जा रहा है वो ब्रांच है, जो निकल रहा है सीधे वो मेन लाइन है। ठीक है, तो ये था संगम जंक्शन। और उसके बाद दूसरा यहाँ पर यार्ड के बारे में बताया गया है। यार्ड के बारे में मैं क्या बताऊं कि यार्ड क्या होता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं उसमें क्या लिखा है, जो मैं बताऊं। स्टेशन सीमा के अंदर अनेक प्रकार के यार्ड भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। यार्डों पर रेलों का जाल बिछा रहता है। ठीक है, क्या होते हैं यार्डों पर? गाड़ी के डिब्बों की कटाई जुड़ाई, नई रेलगाड़ी को जोड़ना यानी संयोजन, सफाई, मरम्मत, अनुरक्षण इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। समझ गए बात को ना कि यार्ड क्या होते हैं। अब यार्ड से जुड़ी हुई कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि एक रेल जो है यहां से जा रही है। ठीक है, ये एक स्टेशन है, यहां आके रेल रुकेगी ऐसे। अब आप चाहते हैं पीछे कोई और रेल आ रही है। ठीक है, आप चाहते हैं कि पीछे कोई और रेल आ रही है, इसको अभी धोना पोछना है, इसको निकाल दे। तो होता क्या है, यहां से एक लाइन ऐसे निकाली जाती है, ध्यान समझिएगा। ये रेल ऐसे जा रही है ना, यहां से एक लाइन ऐसे निकाली जाती है, ऐसे। ये रेल को ले जाके यहां खड़ा कर दिया जाता है, यहां चली गई, ये तो यहां जाके खड़ी हो गई, ये वाली सीधे निकल जाएगी, ये वाली सीधे निकल जाएगी ऐसे, इधर जाके खड़ी हुई, ये वाली रेल इधर से निकल गई। तो ये जहां जाके खड़ी रहती है ना, इसको कहते हैं लूप लाइन। इसको क्या कहते हैं? लूप लाइन। जो ये मेन लाइन है, तो लूप क्यों बनाए जाते हैं? सर्विस देने के लिए या गाड़ियों को पीछे से पास कराने के लिए, इन्हीं के लिए तो लूप बनाया जाता है। क्लियर है ना? तो इनको सर्विस लाइन या लूप लाइन कहते हैं। तो उनके बारे में बताया गया कि यार्ड पर ये सब भी बने रहते हैं। एक गाड़ी को यार्ड से कैसे हटाएंगे? मेन लाइन से। मेन लाइन पर लगेंगे धोने पोछने, तो मेन लाइन के अगल बगल हटाया जाता है। हटाने के कई तरीके होते हैं। तो उसके बाद आपका साइडिंग के बारे में बताया गया है, लूप के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? साइडिंग क्या है? अस्थायी रूप से ट्रेन अथवा डिब्बों को खड़े करने के लिए जो लाइन मुख्य ट्रैक से अलग निर्धारित कर दी जाती है, उन्हें साइडिंग कहते हैं, उनको साइडिंग कहते हैं। लूप के बारे में क्या बोला? एक उप ट्रैक बाईपास होता है जो गाड़ी को क्रॉस करने के लिए मुख्य ट्रैक के पार्श्व में बनाया जाता है। लूप लाइन पर गाड़ी लाने के लिए इसके सिरों पर बने टर्नआउट कांटा को सेट करना पड़ता है। लूप लाइन पर ले जाके खड़ा नहीं करते हैं स्थायी रूप से, इसको ले गए, इसको पास करा दिए, फिर वो निकल गया। जबकि साइडिंग में ले जाके खड़ा कर दिए हैं आराम से, और वहां से गाड़ियां क्या हो रही हैं? अपना धुलाई पुछाई जो भी करना है हो रहा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो किसकी बात हो गई? यार्ड में ये सब चीजें होती हैं। और यार्ड कितने टाइप के होते हैं भाई? यात्री बोगी यानी पैसेंजर गाड़ियां जिसपे होती हैं, फिर माल यार्ड होता है, फिर मार्शलिंग यार्ड है, और जहां पे इंजन वगैरह का काम होता है, इंजन को खोल के ले जाके उसको हम लोग इंजन या लोको यार्ड बोलते हैं। तो ये सब है यार्ड के प्रकार। अब आगे क्वेश्चन पूछा कि नहीं, दो भागों को उत्तर दीजिए। ट्रैक पर बिछाए जाने हेतु मुख्य बिंदु क्या है? एक ट्रैक बिछाना है, नया रेलवे ट्रैक, तो क्या क्या मुख्य बिंदु हैं? यानी नाम लिखना है मुख्य बिंदुओं का, थोड़ा थोड़ा बताते जाना है। तो पहला मुख्य बिंदु आधा स्तर तैयारी। सबसे पहले जो सबग्रेड है यानी वहां की मिट्टी है उसको तैयार करना है। मिट्टी को अच्छी प्रकार से कूट करके उपयुक्त जलांश पर, ताकि बाद में धंसने की संभावना ना हो, हम लोग आधा स्तर तैयार करते हैं। खत्म हो गया, दो लाइन, यही लिखना है, यही लिखा है इसमें। आगे आगे क्या लिखा गया हम लोग पढ़ते हैं उसको। दूसरा, फिर पटरी सामग्री का भंडारण, जो जैसे गिट्टी वगैरह है या फिर रेल वगैरह, उन सबको इकट्ठा करना, यही भंडारण होगा। तीसरा है मटेरियल डिपो की स्थापना। इकट्ठा कर लिए लेकिन मटेरियल बार बार आएगा, तो उसके लिए डिपो की स्थापना। पटरी सामग्री को रखने के लिए स्टेशनों के निकट मटेरियल डिपो स्थापित किए जाते हैं। यहाँ से मटेरियल ट्रालियों अथवा मटेरियल गाड़ी द्वारा रेल हेड तक पहुंचाया जाता है। रेलवे बड़ा काम है, छोटा सा घर तो बनना नहीं कि गिरा दिए वहीं से काम हो जाए। एक जगह गिरा के स्टोर करेंगे, वहां से जरूरत पड़ने पर ट्रॉली ट्रॉली आएगा। ठीक है, जहां से अगले दिन की पटरी का काम शुरू होता है, जब रेल हेड आगे चला जाता है तो इसकी डिपो से दूरी अधिक हो जाती है, तब मार्ग में अस्थायी डिपो भी बना लिए जाते हैं। मतलब जहां काम चल रहा है उसके अगल बगल डिपो थे। तो ये दो तीन क्रियाएं हुई। फिर उसके बाद है अगली क्रिया, चौथी, प्रारंभिक क्रिया निपटाना। डिपो से सामान बाहर निकालने के लिए पहले कुछ प्रारंभिक तैयारियां कर ली जाती हैं। स्लीपरों की जांच एवं एडजिंग। स्लीपरों की जांच मतलब स्लीपर जो आते हैं ना, उनमें रेलों में कोनिंग होती है, स्लीपर में एडजिंग होती है। रेल स्लीपरों को 1/20 की बाहर की ढाल दी जाती है ना ऐसे अंदर की तरफ, ताकि स्लीपर एकदम सीधा नहीं रहता है। जहां पे रखा जाता है रेल को ना, एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे जैसे स्लीपर, आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये हमारा स्लीपर है, ऐसे
इस पर ले जाके ऐसे रख दिया गया, क्या ऐसे रेल रख दिया गया, गलत बात है, ऐसे नहीं है ये, मैं बताता हूं कैसे, ऐसे नहीं है। हुआ ये है कि ये ऐसे जब रेल का स्लीपर बनता है तो यहाँ हल्का से ऐसे काटा जाता है जानबूझ के, फिर उसके बाद सीधा रहता है, फिर हल्का से यहाँ से काटा जाता है, फिर सीधा रहता है। जो यहाँ काटा गया वो क्यों ऐसे, इसका इस हिसाब ये है कि जब रेल का जो ऐसे आया ना ये हल्का सा झुका रहा है, ये ऐसे बनता है, और इधर की तरफ अब इतना नहीं कि आपको दिख जाएगा, वो पता नहीं चलेगा, ये हल्का सा हेड इसका ऐसे टाइप से बनता है। बात सुनो क्यों ऐसा बनता है, ताकि ट्रेन अंदर की तरफ बाहर आए, अंदर की तरफ झुकी रहे, बाहर ना भागे, क्योंकि फ्लैंज इसका ऐसे रहता है, मालूम है ना, फ्लैंज ऐसे पहिया रहता है इसका, ये पहिया ऐसे रहता है, ऐसे रहता है इसका पहिया, बात समझ आ रहा है। तो ढाल अंदर की तरफ दी जाती है 1:20 की, तो पहियों में भी ढाल रहेगी, ये पहिया भी ऐसे कटा रहता है, तो पहियों की ढाल को कहते हैं कोनिंग। हो सकता है इस पेपर में ना हो, अगले पेपर में दे दे कोनिंग। आ स्लीपर में जो ये खांचा कटता है इसको बोलते हैं हम लोग एडजिंग। एडजिंग, तो एडजिंग क्या होता है, स्लीपर को लाने से पहले उनकी एडजिंग चेक कर ली जाती है कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो डिपो में माल आ गया, सब बेस तैयार कर लिए, उसके बाद आप उसको आधा स्तर तैयार करने के बाद मटेरियल की व्यवस्था किए, डिपो की व्यवस्था किए, उसके बाद स्लीपरों की जांच एडजिंग किए, रेलों को मोड़ लिया जिस शेप में मोड़ना था, जिस शेप में मान लीजिए कर वगैरह पे मोड़ना रहता है, रेलें ऐसे मोड़ी जाती हैं तो मोड़ वोड़ लिया हम लोगों ने, क्रॉसिंग की सामग्री तैयार कर ली, पटरी की सामग्री को ढोया एक जगह से दूसरी जगह तक, उसके बाद क्या करेंगे, ढोने का काम कर लिए। अब हम लोग जाएंगे रेल को सीधे जोड़ेंगे, सब ढो ढा के लाए, चेक वेक करके लाए, अब रेलों को बिछाना है, जोड़ना, रेलों को बिछाएं, उसके बाद उनको जोड़ेंगे फिश प्लेट फिश बोल्ट की मदद से या वेल्डिंग की मदद से, उसके बाद जोड़ करके उसके बाद हम लोग लाए सीधे सीधे। आपका केवल पॉइंट याद रखना है, पूरा बात नहीं याद रख पाएंगे आप, ठीक है ना। तो ट्रैक में गिट्टी भरना, पहले बिछा दिए रेलों को, रेल जब बिछ चुका है तो अब रेल स्लीपर है, रेल बिछ गया, अब सीधे क्या करिए, गिट्टी भर दीजिए, गिट्टी भरने के बाद ट्रेनों के लिए ट्रैक को खोल दीजिए, अब ट्रेन उस पर से जा सकती है, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं 7-8, इनको याद रखिएगा, कुछ एक आध बीच में मिस करते हैं कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन हाँ आप सोचो खुद से एक के बाद एक, पहले क्या पहले क्या पहले क्या, ऐसे सोचोगे बन जाएगा अपने आप, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गिट्टी भरने का जो काम होता है उसको पैकिंग करते हैं, और काम जो करते हैं वो मजदूर करते हैं जिनको पैकिंग गैंग बोलते हैं। रेलवे में जो मजदूर होते हैं ना उनको गैंग बोलते हैं, गैंग मतलब जिसमें कई मजदूरों के समूह को गैंग बोलते हैं, जैसे गुंडों के समूह को गैंग, इसी तरीके से। एक पुल के, अब देखिए चौथे का ब जो क्वेश्चन पूछा, एक पुल के विभिन्न भागों का उल्लेख करें और गर्डर पुल का सचित्र वर्णन करें। गर्डर पुल, इसमें कहीं सचित्र बनाया ही नहीं, लेकिन आप लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी बताता हूं मैं। ये सबसे, जब ब्रिज शुरू हुआ तो ये बताया गया पुल कई प्रकार के होते हैं, परंतु सभी सामान्य पुलों में निम्नलिखित घटक होते हैं, यानी विभिन्न भाग कौन से। सबसे पहले अंत्याधार, मतलब उसका जो सबसे किनारे वाले दोनों खंभे होते हैं उनको अंत्याधार बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, फिर उसके बाद पियर यानी प्रस्तंभ होता है, अभी मैं बताता हूँ, इसका डायग्राम मेन बैच में बताया गया है। और उसके बाद आपका आया फर्श या पाटन स्लैब, जो डेक स्लैब होती है, पहुंच पुल यानी अप्रोच ब्रिज होता है, अभी पहले सुनते जाइए मैं बताता हूँ, इस जो लिखा सब बताऊंगा। उसके बाद आपका होता है यहाँ पे फाउंडेशन होता है, उसके बाद पूछा है गर्डर, ये तो पार्ट पूछा, फिर गर्डर पुल को पूछा है। तो इस्पाती गर्डरों से बनाए जाते हैं पुल के लिए एकल तथा संगठित रचित, ये बताते हैं हम क्या है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले तो टास्क आ गया हमारे पास डायग्राम का, सबसे जरूरी बात, यहाँ पे दो खंभे बने, समझिए बात को आसानी से, ये डेक हो गया, ये यहां समझिएगा बात को ऐसे, इधर से ये जो चढ़ना है इस पुल पे ना, इस पुल पे ऐसे चढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ये पूरा इसके पीछे क्या है, मिट्टी भरी जाती है, ये पूरा मिट्टी भरा है ना, इधर भी मिट्टी भरा है, और उसके बाद बीच में भी कुछ खंभे हैं, मान लीजिए नदी नदी वगैरह होगी तो ये खंभे अंदर गए होंगे पूरा, तो ये अंदर तक जा करके फाउंडेशन इसका कैसे बना होगा, नीचे पाइल वगैरह बना होगा या जो भी बना हो, इसके भी फाउंडेशन नीचे तक ऐसे गए होंगे, बने होंगे ऐसे। तो ये एक तरह का पुल बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से एक चीज को, इनको बोलते हैं अंत्याधार, हिंदी में बोलते हैं अंत वाले, अंत्याधार, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एब्यूटमेंट।
एब्यूटमेंट्स, ठीक है, ये वाले भी ये वाले भी। बाकी बीच में जितने आएंगे, दो ही नहीं और 2 4 5 हो सकते हैं ये, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे क्या, पियर्स, यानी प्रस्तंभ, प्रस्तंभ, ठीक है। इसको बोलेंगे डेक स्लैब, इसको डेक स्लैब, डेक स्लैब। ये जो रास्ता बना है इसको बोलेंगे अप्रोच यानी पहुंच मार्ग, अप्रोच। इसको बोलेंगे बैक फिलिंग, बैक फिलिंग। इसके ऊपर यहाँ पे रेलिंग्स या कैंचियां हो सकती हैं, ये जरूरत के अनुसार है, तो ये बोलेंगे इनको कैंचियां या ट्रसेस। नहीं है तो नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, तो ट्रसेस इन पर नहीं होती हैं एक्चुअली। अब एक चीज और, एक मुख्य बात समझिएगा यहाँ पे, यहाँ पे यदि यहाँ पे जो इनको रखा गया है इनको, तो ये ऐसे डायरेक्टली तो रखा नहीं जाएगा। ब्रिज के नीचे जो होता है ना, ऐसे गर्डर्स, मतलब आई सेक्शन ऐसे बने रहते हैं। आई सेक्शन कैसे रहेंगे, ऐसे आई सेक्शन बने रहते हैं। ये आई सेक्शन प्लेटों के बने रहते हैं। तो गर्डर ब्रिज का डायग्राम एक बार अच्छे से किताब में देख लीजिएगा, दिख जाएगा। तो ये जो गर्डर पे बनते हैं उन्हीं को गर्डर ब्रिज कहते हैं। अब गर्डर क्या होता है, एक चीज जान लीजिए, आई सेक्शन एक तो बने बनाए आते हैं ना मार्केट में, ऐसे आई सेक्शन बना बनाया आपको मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन जब बहुत बड़े साइज के चाहिए होता है तो फिर लोहे की प्लेट लाई जाती है। प्लेट मतलब ऐसे एक प्लेट लाई गई, दूसरी प्लेट को सीधा रखा गया ऐसे, इनको एंगल की मदद से ऐसे जोड़ दिया गया। अगले सेमेस्टर में स्टील स्ट्रक्चर है, उसको पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें गर्डर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे इनको नट बोल्ट की मदद से जोड़ दिया गया है दोनों तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से। तो ये प्लेटों को जोड़ जोड़ के जो आई सेक्शन बनता है उनको प्लेट गर्डर बोलते हैं। मतलब प्लेट गर्डर क्या होता है, आई आकार का, लेकिन प्लेटों को जोड़ जोड़ के बनाया गया। और एक तो मार्केट में आई आता ही है। तो ये आपका हुआ एक सिंपल पुल जिसमें प्लेट गर्डर पर पूरा ब्रिज रखा गया है, डेक स्लैब को, उसको बोलते हैं गर्डर पुल, ठीक है। अब गर्डर पुल में कुछ चीजें तो दिख गई आपको, लेकिन विंग वॉल वगैरह आपको नहीं दिखी। विंग वॉल क्या होती है, अच्छा ये नदी ऐसे बह रही होगी ना, नदी की ये दिशा होगी लंबाई वाली ऐसे, अब ब्रिज ऐसे उसको क्रॉस कर गया होगा। तो नदी में हाई जो दीवार आ रही है ना, वो ऐसे निकली रहती है। अगर इसको प्लान में आप देखें, प्लान में देखें तो पुल ऐसे ऊपर से जा रहा है, ये पुल है, इस पर ये पुल है आपका, ठीक है। और इसके नीचे खंभे हैं, ये प्लान देख रहे हैं पुल का। तो ये जो अंत्याधार होते हैं, इनके चारों तरफ ऐसे इतनी कुछ दूरी तक ऐसे विंग वॉल लगी रहती है। नदी इसी के अंदर से होके बहती है, ठीक है, नदी इसी के अंदर से होके बहती है। तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग विंग वॉल या पश्च भित्ति, विंग वॉल बोलते हैं। नदी ऐसे फ्लो हो रही है इधर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे लगे रहते हैं आपके अंत्याधार, यानी ये वाले खंभे जो साइड वाले हैं, और बीच बीच में तो नीचे कई खंभे ऐसे रहेंगे, बीच बीच में तो ऐसे कई खंभे रहेंगे, ये डॉटेड में दिखा रहा हूँ, समझ में आ रही बात। तो ये होता है, दोनों डायग्राम एक साथ बनाएगा, ये बनाएगा, उसी के नीचे इसको बना दीजिएगा। ये हो गया आपका प्लान, और ये वाला क्या हो गया आपका एलिवेशन। तो ये आपका सचित्र वर्णन हो गया। इससे खतरनाक मत बनाना, नहीं तो फिर नंबर कहेगा एग्जामिनर नकल मारा है, ठीक है। तो अरे यार बनाया तो है यहाँ पे, सॉरी, नहीं ये प्लेट गार्डर को बनाया है। अच्छा ये बेवकूफ आदमी, ये प्लेट गार्डर को बना दिया है। प्लेट गार्डर थोड़ी बनाना है, प्लेट गार्डर ब्रिज बनाना है। तो ये प्लेट गार्डर बना दिए हैं महानुभाव, ठीक है। तो आप ये नहीं देखिए, ये गार्डर बना के दिखाया गया आप लोगों को, तो गार्डर से परेशान नहीं होना है। हाँ, अब आगे की चीज क्या है, ये प्लेट गर्डर है, वो डायग्राम नहीं बनाना है। जो मैंने डायग्राम बनाया वो बनाया है, उसमें प्लेट गर्डर दिखना चाहिए। अब बोला है एक पुल के स्थल चयन हेतु योग्य मुख्य बिंदु, एक पुल बनाना है तो कहाँ ठीक रहेगा, उसके लिए क्या क्या बिंदु हैं उसको बताना। पहली चीज, पुल के लिए उपलब्ध धन पर ध्यान दीजिएगा। जहां आप पुल बनाएंगे वहां की जमीन आपको खरीदनी पड़ेगी या एक्विजिशन के लिए आपको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी निर्माण सामग्री उपलब्ध होना, वहां पे निर्माण सामग्री कैसी है उसके आधार पर पुल का। उसके बाद कुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धि, वहां पर काम करने के लिए मजदूर वगैरह मिलेंगे कि नहीं। उसके बाद करा पुल निर्माण के लिए उपलब्ध समय, कितने समय मिलकर बनाना है। उसके बाद किस प्रकार की गाड़ियां उस पर से जानी है। यदि छोटी मोटी गाड़ियां जा रही हैं नदी के ऊपर से, तो भैया नौका का पुल, पीपा पुल जो सस्ते हैं वो बना दीजिए, क्या जरूरत है वो ऊपर वाला पुल बनाने का। वो डिपेंड करता है कौन सा पुल बनेगा, स्थल कैसा रहेगा उस पर, पुल पर पड़ने वाला भार कितना है, पुल स्थल पर नदी की मृदा एवं निघर्षण भार धारण क्षमता, नदी के अंदर की क्या स्थिति, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद पुल का पाटन कितना दूर है, बहुत लंबा चौड़ा पुल है तब तो दिक्कत होगी, छोटा सा पार्ट है तो कम में काम हो जाएगा।
नदी में नौचालन आदि होता है, वहां पे नाव वाव चलती है, तो फिर पुल को ऊंचा बनाना पड़ेगा। निर्माण काल में उपलब्ध सुविधाएं, उस समय जब हम लोग बना रहे होंगे तो क्या क्या सुविधा रहेगी हमारे पास। पुल स्थल तक पहुंच तथा स्थलाकृति, पुल पर पहुंचने के लिए हमें किन सड़कों को भी देखना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। इन चीजों को देख करके आप पुल का स्थल चयन कर सकते हैं, क्योंकि एक पुल का स्थल चयन करने का अर्थ हुआ कि एक नदी को पार करना है। पुल तो कहीं भी बन सकता है, कई कई अलग अलग जगहों पे, कहाँ बनाए कि ज्यादा से ज्यादा यूज हो और आसान रहे बनाने में। ये वही पॉइंट है, उनको कवर कर लेंगे, हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। पहला पूछा प्रस्तंभ एवं अंत्याधार में अंतर स्पष्ट करें। प्रस्तंभ बहु बीच वाला पियर, अंत्याधार मतलब बहु। तो पहले तो डायग्राम बना देना पट से, डायग्राम बनाया तो एग्जामिनर कंफर्म है कि ये प्रस्तंभ और अंत्याधार यही है। किनारे किनारे वाले प्रस्तंभ, अंत्याधार और बीच वाले प्रस्तंभ। अब उसी के बारे में बता दिया गया पूरा। अंत्याधार क्या करता है, पीछे की मिट्टी के भराव को भी रोकता है। अब पियर्स जो होते हैं वो केवल नदी का दबाव झेलते हैं पानी का। क्लियर है ना। यानी अंत्याधार था इसका प्रकार, पुलों के दोनों सिरों पर बनाए गए आलम्बों के अंत, ये सब लिखा गया अंत्याधार कहलाते हैं। जबकि पुल के मध्य भाग में दिए गए आलम्बों को प्रस्तंभ कहते हैं। दोनों ही पुल पर पड़ने वाले चल एवं अचल भार को नीचे नींव पर स्थानांतरित करते हैं, परंतु इनके भार वहन में अंतर है। नदी की चौड़ाई के अनुसार पुल के कई पार्ट हो सकते हैं। चौड़ाई के अनुसार पुल के कई पार्ट हो सकते हैं। क्यों, एक पुल जाएगा, एक अंत्याधार, एक अंत्याधार, एक प्रस्तंभ 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 प्रस्तंभ, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, पांच पार्ट हो गया पुल का। कई पार्ट हो सकते हैं। और अंत्याधार के प्रकार, पुल की अधिरचना यानी ऊपर से गर्डर अथवा डाटों को उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं, जिससे पुल का स्वरूप बनता है। उसके बाद आपको ये बोला यहां पे, यह पुल के, यहां बोला यह पुल के जलमार्ग की चौड़ाई निर्धारित करते हैं। नदी का पानी सीमित होकर अंत्याधारों की भीतरी फलक को छूता हुआ निकालता है। अंत्याधार का भीतरी फलक, इसीलिए वहां विंग वॉल लगाई जाती है। अंत्याधारों में विंग वॉल होती है, पियर्स में विंग वॉल नहीं होती है। पुल अधिरचना के भार को मृदा पर स्थानांतरित करते हैं, वो तो दोनों कर रहे हैं। पहुंच मार्ग पर सड़क तल की मिट्टी के भराव को रोके रखते हैं, इससे नदी की ओर फिसलने नहीं देते हैं। पश्च भित्ति को अतिरिक्त सहारा देते हैं। जो विंग वॉल होती है उसको भी रोके रखते हैं। ये विंग वॉल इनको रोकती है, ये विंग वॉल को रोकते हैं। अब यहां पर देख लीजिएगा पियर्स के बारे में। तो पियर्स क्या है, सीधे 4 लाइन में बताया है। तो यहां पर एक चीज जान लीजिएगा, यहाँ पे बहुपाटी यानी मल्टी स्पैन पुलों के मध्य आलम्बों को प्रस्तंभ कहते हैं। मध्य मतलब बीच वाले कॉलम को। एक पुल में जितने पार्ट हों, प्रस्तंभों की संख्या उससे एक कम होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए जितने पार्ट हों, 1 2 3 4 5 पार्ट, तो प्रस्तंभ कितने हुए, 1 2 3 4, 4 प्रस्तंभ होंगे तो 5 पार्ट। इसी तरह उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है एक। ठीक है ना, प्रस्तंभों की संख्या पार्टों से एक कम। प्रस्तंभों पर कर्षण बल मतलब थ्रस्ट लगता है। वायु दाब पुल पाटन पर के अतिरिक्त जल दाब भी पड़ता है, जो दोनों फलकों पर समान होता है, तो संतुलित बने रहते हैं। और इनका खंड अंत्याधारों से कम मोटा रखा जाता है। जो अंत्याधार वो भारी और बड़े होते हैं, पियर्स थोड़े छोटे चलते हैं। सुरंग के, अब अगला क्वेश्चन पूछा, सुरंग के रेखांकन हेतु मुख्य विचारणीय बिंदु बताइए। सुरंग के आरेखन हेतु मुख्य विचारणीय बिंदु क्या है, यही बताना है आपको। देख लीजिए जरा, सुरंग के टॉपिक का 1-2 लेक्चर हुआ है बस, और उसमें पहला बात यही किया गया है विचारणीय बिंदु के बारे में, और वही क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा सुरंग जहां तक मुमकिन हो बिल्कुल सीधी बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी सुरंग का निर्माण सरल मितव्ययी होता है, परंतु आवश्यक होने पर सरल प्रकार के वक्र भी दिए जा सकते हैं। लंबी सुरंगों के संरेखण पर उचित दूरी पर साफ्ट, साफ्ट मतलब सुरंग अंदर है, उसमें गैस वगैरह को बाहर निकालने के लिए या फिर ऊपर से अलाइन करने के लिए साफ्ट क्या होती है, साफ्ट पहले बनती है, उसी के नीचे सुरंग खोदा जाता है। अब मान लीजिए यहां हम जमीन पर खड़े हैं, हमको कैसे पता कि सुरंग नीचे नीचे कहां से गई है, तो ऊपर एक निशानी के तौर पे होल किए जाते हैं, बोर होल, उन्हीं को साफ्ट बोलते हैं, और नीचे उन्हीं साफ्टों को जोड़ते हुए सुरंग पूरी तैयार की जाती है। ठीक है, साफ्टें सुरंग का संरेखण यानी अलाइनमेंट व अनुलंब ढाल को सुरंग की तली पर अंतरण करने के काम आती हैं। ये प्राकृतिक संवातन का काम करती हैं और आपात स्थिति में राहत व बचाव कार्यों में काम आती है। मान लीजिए एक सुरंग गई है, अंदर कोई दिक्कत हुआ और सुरंग के दरवाजे सपोज बंद हो गए, बट गए, कोई पहाड़ वगैरह उनके आगे गिर गया, तो सीधे बीच में कहीं जाएंगे। अब बीच में मान लीजिए हम ही यहाँ जमीन पे खड़े हैं, हमारे नीचे हो सकता है कोई सुरंग हुई, कोई पाइप लाइन गई हो सकता है कोई तेल वगैरह की पाइप गई हो, कैसे पता। अगर इनके बीच में जगह जगह पे साफ्ट बनाए रहते हैं, खंभे टाइप से होल रहते हैं, खंभा निकला रहता है, तो समझ जाते हैं कि ये वहीं से ऐसे ऐसे हो करके गया हुआ है, नियर अबाउट आइडिया लग जाता है। तो जब कभी दिक्कत आती है तो ये इंडिकेशन करते हैं कि यहां से जा सकते हैं आप अंदर, तोड़ करके अंदर सुरंग है।
और प्लस वेंटिलेशन भी होता रहता है, हवा जब होल रहता है तो वहां से निकलती भी रहती है दुर्गंध वगैरह जो भी होती है या फिर गैस है। ठीक है, तो विचारणीय बातें क्या क्या है ये बनानी चाहिए। अवभूमि, अवभूमि मतलब सबसॉइल। जल निकासी के लिए छोटी सुरंगों को एक तरफ अनुलंब ढाल देनी चाहिए, लंबी सुरंगों को मध्य अथवा साइड से दोनों विपरीत सिरों की तरफ ढाल देनी चाहिए। 1/400 से 1/600 ढाल दें पानी निकालने के लिए। बहुत बड़ी सुरंग है तो दोनों दिशा में अलग अलग दे दीजिए, एक इधर से निकल जाए इधर से, और नहीं तो एक ही तरफ दे दीजिए, दोनों रास्ता है। सुरंग के अप्रोचेज मतलब सुरंग में घुसने के पहले का जो रास्ता होता है उसको अप्रोच बोलते हैं। जहां तक संभव हो न्यूनतम ढाल देनी चाहिए ताकि सुरंग में प्रवेश व निकास सरल रहे। सुरंग में पर्याप्त प्रकाश व संवातन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन है सुरंग की जल निकासी एवं संपातन। संवातन मतलब वेंटिलेशन, जल निकासी मतलब वाटर रिमूविंग या वाटर ड्रेनेज, इसका क्या व्यवस्था है। ये लास्ट टॉपिक कराया गया मेन कोर्स में, देख लीजिएगा जाकर के। सुरंग संवातन इसकी आवश्यकता क्या है, तो निर्माण काल में तथा इसके पश्चात सुरंगों में शुद्ध ताजा हवा का संचरण बनाए रखना। सुरंग का संवातन, देखिए अंदर जब जमीन के जा रहे हैं तो अंदर सही हवा जाए, उसी को संवातन करना कहते हैं, वेंटिलेशन करना कहते हैं। सुरंग निर्माण में अनेक प्रचालन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कठोर धरती में छेद करना, उसमें विस्फोट करना, फिर जो मक है यानी उसमें जो कीचड़ उसको बाहर निकालना, सुरंग का आस्तरीकरण यानी लाइनिंग करना उनकी अंदर से, एक होल बनाना, ये सब काम कर रहे हैं। कार्यों के लिए सुरंग क्षेत्र से दूषित गैसों का बाहर निकलना तथा ताजा हवा का ताजा हवा का अंदर जाना आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि सुरंग भूमि के अंदर बंद क्षेत्र पर बनाई जाती है। यदि सुरंग का संवातन उत्तम नहीं है तो श्रमिक अपनी पूरी क्षमता से काम भी नहीं कर पाएंगे। संवातन अच्छा होगा तो श्रमिक अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे और दूषित गैसों का उचित निकास न होने पर सुरंग में कार्यरत श्रमिकों तथा यातायात को बेचैनी का अनुभव होता है। ठीक है, बेचैनी होने लगी काम करने वाले को। अब उद्देश्य क्या होता है सुरंग संवातन का? उद्देश्य यह है कि चट्टान कटाई के लिए विस्फोटन अपनाने पर सुरंग में एकत्रित जहरीली गैसों को बाहर निकालना संवातन का उद्देश्य। श्रमिकों को निर्माण काल में शुद्ध ताजा हवा देना, खुदाई विस्फोटन ढुलाई के कारण उत्पन्न धूल वगैरह को हटाना, गहरी सुरंगों में उपयुक्त तापक्रम मतलब अंदर घुसते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जाएगी जगह जगह पर अगर संवातन न हो। लास्ट टॉपिक है कि जल निकासी भी पूछा था, ड्रेनेज ऑफ टनल्स। सुरंगों से जल निकास, सुरंगों को बाहर पानी रिसन टपकन आदि से मुक्त रखना तथा सुरंग में घुसे हुए पानी को बाहर निकालना सुरंग जल निकास कहलाता है। निर्माण काल में सुरंग में गीली ड्रिलिंग यानी वेट ड्रिलिंग की जाती है, पानी छिड़क छिड़क के ड्रिलिंग अपनाने से तथा सुरंग परिधि से रिसन व केशिकी क्रिया के कारण पानी घुस आता है। सेवा काल में भी सुरंग छत व दीवारों से पानी टपकता रहता है जो भूमि की ऊपरी परतों से रिस कर आता है। मान ली ऊपर जमीन है नीचे सुरंग में तो पानी से रिस करके आएगा, उनको निकालना है। सुरंग में पानी आने से निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को परेशानी होती है, सुरंग उपस्तर भी ठीक से काम नहीं कर पाते। निर्मित सुरंगों में पानी टपकने से आधा स्थल यानी इन्वर्ट व पेवमेंट गीला बना रहता है, वाहनों को फिसलन होती है। कहीं भी किसी सुरंग में जाएगा अक्सर फिसलन होती है क्योंकि पानी गिरा रहता है और यातायात परेशान होता है। अतः सुरंगों से फालतू पानी शीघ्र बाहर निकालना आवश्यक है। सुरंग से बाहरी पानी सतही नालियों द्वारा अथवा पंप से खींच कर निकाला जाता है। साफ्ट से सुरंग के अंदर गिरने वाले पानी वर्षा जल आदि को भी रोकना चाहिए, इसके लिए साफ्ट और उपयुक्त आवरण डाल दिया जाता है। एक चीज जान लीजिएगा, ये तो बात बताया सुरंग का, लेकिन ड्रेनेज के लिए मैंने आपको तरीके भी बताए हैं मेन कोर्स में। तरीके क्या होते हैं कि पानी को पहले जैसे ढाल ऐसे आ रही है सुरंग के अंदर, बीच में गड्ढा किया जाता है तो पूरा सुरंग का पानी जगह जगह पर गड्ढों में भर जाता है और जाली लगी रहती है उनके ऊपर। अब वो गड्ढों से पंप करके पानी बाहर कर लिया जाता है, ये रास्ता। अब जगह जगह थोड़ी मान लीजिए गीला गीला पतली सी लेयर है पानी, तो पहले उनको एक जगह एकत्रित करिए, तो ढाल जानबूझ करके गड्ढे बना करके दी जाती है, फिर उनसे पंपन करके पानी ऊपर खींच लिया जाता है। ये तरीका मैंने बताया था बैच में। आई होप आपको इससे काफी मदद मिली होगी पेपर से, और एक दो सेट और देख करके करा देंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।